नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान। यात्रा वृत्तांत शुरू होने से पूर्व मोहन राकेश का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं हम। तो मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर यानी कि महत्वपूर्ण लेखक है मोहन राकेश। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो गया, यानी समय से पहले यानी कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, देखें, उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। कहानी संग्रह है इनके क्वार्टर और अन्य कहानियाँ, वारिस और अन्य कहानियाँ। निबंध संग्रह इनके परिवेश और भ्रमण वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। प्रस्तुत पाठ के विषय में बात करते हैं हम। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण, यानी कि गहरी समझ थी लेखक को मानव मनोविज्ञान की और सामाजिक संरचना की, समाज के ढांचे की गहरी समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण भी बन गया है। भाषा इतनी पारदर्शी है इसकी कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कैसे? इसका मतलब क्या समझे आप? लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने का आशय है लेखक ने अपनी यात्रा का वृत्तांत इस प्रकार किया है मानो पाठक उसे पढ़ते समय ऐसा महसूस करते हैं कि वो भी मोहन राकेश के साथ ही इस यात्रा पर हो। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो, मानो कलम के माध्यम से प्रकृति का चित्रण कर दिया हो। आइए शुरू करते हैं अब हम। सबसे पहले कन्याकुमारी का वर्णन। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त का सबसे प्रथम दर्शन कराने वाली भूमि है। कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक समझते हैं आप, स्विमिंग पूल। बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से, स्याह यानी कि काली चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थिति सी लग रही थी, मानो स्वयं भी समाधि में लीन हो ऐसी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी, काली चट्टानों से टकरा रही थी हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। चूरा बूंदों की जालियां यानी कि बहुत सारी बूंदें मानो जालियां बुन रही हो। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति किसके लिए कहा है? जल के लिए, पानी के लिए, कि चारों ओर क्या है? पानी का विस्तार है और उसी की शक्ति चारों ओर लेखक को दिखाई दे रही है। हाँ, क्या कहते हैं लेखक कि मैं अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था, देख रहा था, यानी कि देखो क्या है कि
लेखक मोहन राकेश कन्याकुमारी के समुद्र में उभरी हुई एक चट्टान पर खड़े होकर आखिरी चट्टान को देख रहे थे। वे इस समय बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम जहाँ पर हो रहा था वहाँ खड़े थे। तीनों दिशाओं में क्षितिज और सागर तक की विस्तृत जलराशि थी। क्षितिज यानी कि धरती और आकाश के मिलन बिंदु तक से लेकर के, और अनंत जलराशि थी, विस्तृत जलराशि थी। हिंद महासागर की ओर ये विस्तार और ज़्यादा था। ऐसा लगता था जैसे इस विस्तार का कहीं अंत नहीं। लेखक सागर के इस अनंत विस्तार को मुग्ध और लीन होकर देख रहा था। इनकी सागर की विस्तृत जलराशि में लहरें उठ रही थी। वे समुद्र में स्थित चट्टानों से टकरा रही थी। नुकीली चट्टानों से टकराकर जब वे अनेक बूंदों के रूप में बिखरती थी तो एक सुंदर जाली सी बन जाती थी। वे बार बार आकर चट्टानों से टकराती थी। वे ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे विस्तृत सागर की शक्तिशाली भुजाएं हो। वे सागर के विस्तार की शक्ति की प्रतीक थी। मोहन राकेश सागर के विस्तार और उसमें बार बार उठती शक्तिशाली लहरों को देख रहे थे और अपनी चेतना में उसे महसूस भी कर रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ प्रश्न बनता है, बहुत सुंदर प्रश्न आप लिखें। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। मोहन राकेश क्या देख और महसूस कर रहे थे? तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज यानी कि जहाँ तक नजरें जाती थी, हिंद महासागर का अपेक्षितया अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर की क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा, क्योंकि वहाँ तक दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा था? अपार जल ही जल दिखाई दे रहा था। मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक, यानी स्वयं को ही भूल गया था कुछ क्षण के लिए। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ, उसे लगा, तो इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में वो भी एक छोटी सी चट्टान के रूप में खड़ा। जब उसे होश आया तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी गिर गई, यानी कि उसकी जिस चट्टान पर वह खड़ा है उस चट्टान पर के आसपास भी पानी गिरने लगा है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया, यानी कि काँप उठा जब उसने देखा कि वो तो कहीं किसी विचार में डूबा हुआ खड़ा है। और जब होश आया तो उसने क्या देखा कि जिस चट्टान पर वह खड़ा है वह चट्टान भी जल से गिरने लगी है। तब उसको बहुत अधिक भय हुआ। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। जिस तरफ सूर्यास्त होने वाला था उस दिशा में लेकर चलने लगे। क्यों? क्योंकि वे सूर्यास्त को देखना चाहते थे, नज़दीक से देखना चाहते थे सूर्यास्त को। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ से पीली रेत का एक ऊंचा टीला नज़र आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए, कि कहीं चुपके से इनके मुंह से मैं भी सुन लूँ कि मोक्ष का रहस्य क्या है, क्योंकि उस पर ही चर्चा करते हुए वे जा रही थी। यूँ उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था। लेखक को उनकी बातों से अधिक रहस्य कहाँ दिख रहा था? उनकी शरीर में। और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए श्याम सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। यानी कि चारों ओर पीली मिट्टी दिखाई दे रही है और उस मिट्टी पर उनके श्वेत वस्त्र जो पहने हुए उन्होंने, वो हिलते हुए बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक लेखक को लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। और यह वर्ड सैंड हिल थी, जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। जिस सैंड हिल के विषय में उसने बहुत सुना था लेखक ने, उस सैंड हिल पर लेखक अभी पहुंच गए हैं। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे
क्या कर रहे थे, उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी, यानी आकर्षक हो गई कि चहल पहल वहाँ पर हो गई थी लोगों के होने से। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी, यानी कि वह भी हवा के चलने से हिल रहा था। मिशनरी युवतियाँ वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह, यानी कि मानो जिस तरह समुद्र से लहरें उठने पर कुछ बिंदु छिटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार वो मिशनरी युवतियाँ भी एक तरफ आकर बैठ गई थी। उनके श्वेत वस्त्रों के कारण ऐसा लगता था मानो वो समुद्र की बिंदुओं की भांति। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु, रंगहीन यानी कि किसी प्रकार का रंग नहीं, जिसमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं, स्वयं के बारे में कहते हैं लेखक, मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए थे, यानी कि उसके पीछे था उसका विस्तार। तो लेखक उस टीले को भी पार करके देखना चाहते थे। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया, पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहाँ पहुँचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगें थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था, क्योंकि लेखक बिल्कुल बिना किसी बाधा के सूर्यास्त का विस्तार पूर्वक दृश्य देखना चाहते थे सूर्यास्त का, और इसीलिए वे हर टीले को पार करते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें लगा कि कोई तो आखिरी टीला होगा जिस पर खड़ा होकर के मैं बिल्कुल खुले सूर्यास्त के दर्शन कर सकता हूँ। हर अगले टीले पर पहुँचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है, उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नज़र आ जाएगा। पश्चिमी क्षितिज यानी कि पश्चिम का, धरती आकाश का अंतिम बिंदु पश्चिम दिशा का, जहाँ पर सूर्यास्त होता है। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहाँ से दूर दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, यानी कि अंतिम टीले पर लेखक आखिर पहुँच ही गया था। जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो ऐसा लग रहा था। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। तो यहाँ प्रश्न बनता है, अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, कथन किसका है तथा किस प्रयत्न की सार्थकता की बात हुई है? तो ये कथन लेखक का है। और प्रयत्न क्या था कि अंतिम टीले पर जाकर के विस्तार के साथ सूर्यास्त का दृश्य देखने का जो प्रयास किया था लेखक ने, उसमें उन्हें सार्थकता प्राप्त हुई, यानी कि आखिर वो अंतिम टीला आ ही गया जहाँ से वो खुला सूर्यास्त देख रहे थे। जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो, यानी फतह किया हो, जीता हो, ऐसा आभास लेखक को हो रहा था। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें हो, मानो विलास मग्न स्त्रियाँ हो, ऐसे लग रही थी। उन पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वो हिलती हुई इस प्रकार लग रही थी लेखक को। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया, यानी कि सूर्यास्त हो रहा था, तो सूर्य का गोला मानो पानी को छू रहा है ऐसा लग रहा था। और सूर्यास्त के समय सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ उड़ेला गया हो, मानो बिल्कुल नई सी लग रही थी रेत भी। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। ऐसे लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से
टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। तो देखो यहाँ प्रश्न बनता है, आप इसको अंडरलाइन करें। ऐसे लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से दूर हुआ हो। तो लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से दूर हो, इस कथन का क्या आशय है? तो देखो इस कथन का क्या आशय, सैंड हिल के आगे बहुत सारे टीले थे, बाकी सब लोग तो सैंड हिल तक ही आकर के रुक जाते थे। उनको पार करके लेखक सूर्योदय देखने एक ऐसे रेतीले टीले पर पहुंचा था जिसके आगे समुद्र की विशाल जल राशि का निर्बाध विस्तार दिखाई दे रहा था, यानी कि कोई बाधा सामने नहीं थी, खुला समुद्र दिखाई दे रहा था। लोग सैंड हिल से ही सूर्यास्त का दृश्य देखकर लौट जाते थे। लेखक उस टीले पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वहाँ रेत पर उसके पैरों के चिन्ह बने थे। पहली बार उस रेत पर बने अपने पैरों के चिन्हों को देखकर लेखक रोमांचित हो गया था। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। जो प्रश्न आपको लिखाए हैं 2-3, जो वो प्रश्न आप बिल्कुल करें। एक प्रश्न आप और लिखें, टीले का नाम सैंड हिल रखे जाने का क्या कारण है? सैंड हिल के विषय में अभी हमने पढ़ा है, तो सैंड हिल रखे जाने का क्या आशय है? तो देखो उस रेत के टीले का नाम सैंड हिल था। वह पीली रेत से निर्मित था और बहुत ऊंचा था। रेत से बने होने और ऊंचा होने के कारण उसको सैंड हिल नाम दिया था। एक प्रश्न आप और लिखें, मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। लेखक सैंड हिल पर क्यों नहीं रुका? ये प्रश्न भी आप करेंगे बिल्कुल। तो लेखक मोहन राकेश भी सूर्यास्त देखने के लिए सैंड हिल पहुंचा। कुछ मिशनरी युवतियां वहां थकी सी बैठी थी। वहां पहुंचकर लेखक देर तक नहीं रुका। वह सूर्यास्त का दृश्य ऐसे स्थान से देखना चाहता था जहां से समुद्र का निर्बाध विस्तार हो, यानी बीच में कोई बाधा ना हो, खुले सूर्यास्त को देख सके। सैंड हिल के आगे एक अन्य टीला था। लेखक वहां जाकर सूर्यास्त देखने के लिए आगे बढ़ गया। ठीक है, और फिर प्रश्न लिखाया मैंने अभी आपको, लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से दूर हुआ हो, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ज़रूर करेंगे आज की डेट में, और इसे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।